गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग कंपोजिशन ऑफ ब्लड पढ़ेंगे, ठीक है। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जिन्होंने ब्लड का फर्स्ट पार्ट यानी पहला वीडियो नहीं देखा है वो जाकर देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो ब्लड जो होता है यानी खून मुख्यतः दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। पहले को हम लोग लिक्विड और दूसरे को सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। लिक्विड और सॉलिड पार्ट से मिलकर बना हुआ है। जो लिक्विड वाला होता है इसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं और ये खून का 60% होता है। कोई दिक्कत? और जिसको सॉलिड कहते हैं उसको हम लोग इंग्लिश में कार्पल्स और रुधिराणु कहते हैं हिंदी में, और ये खून का 40% होता है। बात समझ में आ रही है? चलो, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सॉलिड पार्ट के बारे में, लिक्विड पार्ट के बारे में, ठीक है। जो प्लाज्मा होता है बाबू, ये खून का 60% होता है और प्लाज्मा में फाइब्रोनोजेन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है जो क्या करता है कि जो खून होता है उसको गाढ़ा करके रखता है। क्या करता है? गड्ढा करके रखता है ना, गढ़ा। देखो, जब हम लोग इस प्लाज्मा में से अगर फाइब्रोनोजेन नाम के प्रोटीन को निकाल देते हैं तो खून है ना, पीला खून जो होता है वो एकदम पीला, ठीक है, पंछुछू टाइप का हो जाएगा, ठीक है, एकदम। ये क्योंकि ये क्या करता है, ये खून को गाढ़ा बना के रखता है। और जब भी हम इसको निकाल देंगे तो ये खून का हो जाएगा, पंछुछुर हो जाएगा और हल्का पीला हो जाएगा। प्लाज्मा पहले से ही पीला रहता है लेकिन इसको निकाल देने पर और हल्का पीला हो जाएगा। समझ में आ गई बात है? जब तुम लोग पैथोलॉजी लैब में जाते हो किसी को रोग वच का जांच कराने, तो हम क्या करता है पैथोलॉजी लैब वाला कि खून जो होता है, खून में से सीरम को निकाल के, ठीक है, सीरम को निकाल के, ठीक है, रोग का जांच करता है। तो अब अगर ऑब्जेक्टिव में आए कि रोगों का जांच किससे होता है, तो खून में से सीरम को निकाल के होता है। कोई दिक्कत? भाई अब आते हैं हम लोग इसके बारे में, कार्पल्स के बारे में, यानी रुधिराणु के बारे में। रुधिराणु जो होता है खून का 40% होता है, ये तो मालूम है। अब जो कार्पल्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ठीक है। इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखो, जो हमारा आरबीसी होता है, ठीक है, आरबीसी को हम लोग रेड ब्लड कार्पल्स कहते हैं। आरबीसी को क्या कहते हैं? रेड ब्लड कार्पल्स। डब्ल्यूबीसी को वाइट ब्लड कार्पल्स, इसको प्लेटलेट। कोई दिक्कत? अब इन सब का टेक्निकल नाम जान लेते हैं। देखो, जो आरबीसी होता है इसका टेक्निकल नाम एरिथ्रोसाइट होता है। क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। और जो डब्ल्यूबीसी होता है इसका टेक्निकल नाम ल्यूकोसाइड होता है। क्या होता है? ल्यूकोसाइड। और प्लेटलेट जो होता है इसका टेक्निकल नाम थ्रोम्बोसाइड होता है। क्या होता है? थ्रोम्बोसाइड। समझ में आता ना? चला जाए। अब इसका जीवन काल 0 से, अब जो आरबीसी है, आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 0 से 20 दिन तक होता है। मतलब ये 22 दिन तक भी जिंदा रह सकता है और इसके बाद 60 दिन तक जिंदा रह सकता है, 100 दिन तक जिंदा रहता है। हार्डली कितने तक? 120 दिन तक जिंदा रहता है। जो आरबीसी होता है उसका जीवन काल कितना होता है बाबू? 120 दिन। अब ल्यूकोसाइड जो होता है यानी डब्ल्यूबीसी, इसका जीवन काल 4 दिन तक होता है, ठीक है। प्लेटलेट जो होते हैं इनका जीवन 7 दिन तक होता है, जीवन काल। कोई दिक्कत? चलो, अब इन तीनों का निर्माण यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, तीनों का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है बाबू? अस्थि मज्जा में होता है। कोई दिक्कत? चलो, अब हम लोग देखते हैं आरबीसी। आरबीसी में केंद्रक नहीं होते। आरबीसी में क्या होता है? केंद्रक नहीं होते, इसीलिए इसका डीएनए टेस्ट नहीं होता है। समझ में आ रही बात? आरबीसी में केंद्रक नहीं होते इसलिए इसका डीएनए टेस्ट नहीं होता है, ठीक है। आरबीसी का जो मुख्य काम है वो क्या करेगा कि हमारे शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाता है। हमारे शरीर की कोशिकाओं में क्या करता है? ऑक्सीजन पहुंचाता है। ये काम किसका है? आरबीसी का, ठीक है, याद रखना। चलो,
और देखो जो WBC होता है ये क्या काम करता है कि हमारे शरीर के रोगाणुओं से, ठीक है, रोगाणुओं से लड़ने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, हमारे शरीर में जो रोग होता है उसे लड़ने में सहायता प्रदान कौन करता है? WBC। ठीक है, इसकी बड़ी कोशिका को यानी WBC के बड़ी कोशिका को मोनोसाइट और छोटी कोशिका को लिम्फोसाइट कहा जाता है। WBC के बड़ी कोशिका को क्या कहा जाता है? बड़ी कोशिका को मोनोसाइट और छोटी कोशिका को लिम्फोसाइट कहा जाता है। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आएगा। ठीक, अब आगे देखो, जो प्लेटलेट होता है, ठीक है, यह खून को थक्का बनाने में मदद करता है। थक्का बनाने का मतलब देखोगे कभी कभी किसी का हाथ, मान लो कि कभी कभी कोई व्यक्ति का हाथ कट जाता है, ठीक है, तो किसी किसी में ज़्यादा खून निकलता है और किसी किसी में कम खून निकलता है। तो जिसमें प्लेटलेट की मात्रा अधिक होगी उसमें कम खून निकलेगा, क्यों? क्योंकि थोड़ा निकल के खून को थक्का बना कर रोक देगा। ठीक है, लेकिन जिस व्यक्ति में प्लेटलेट्स की मात्रा कम होती है उनमें जो क्या होता है, खून थक्का जल्दी बना नहीं पाता है, इसलिए उनका खून ज़्यादा निकलते रहता है। ऐसा होता है, देखोगे किसी किसी का कट जाता है, ज़्यादा खून निकलने लगता है, बंद ही नहीं होता है, तो उसमें उसके मतलब समझ लेना कि उसमें प्लेटलेट की मात्रा कम है। समझ में आ रही बात है? कोई दिक्कत? ये रहा ब्लड का कंपोजिशन। क्या रहा बाबू? ब्लड का कंपोजिशन। एक बार फिर से देखो, जो ब्लड का कंपोजिशन होता है मुख्यतः दो पार्ट होते हैं इसके। कितने होते हैं? दो पार्ट, लिक्विड और सॉलिड। लिक्विड को हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं, ये खून का 60% होता है। ठीक है, कार्पल्स यानी रुधिराणु ये 40% होता है ब्लड का। कोई दिक्कत? ध्यान समझना, याद हो जाना चाहिए। यहीं पे कलम कॉपी लेके बैठ जाओ, लिखते रहो। ये देखो, प्लाज्मा में फाइब्रोनोजेन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है, जिससे क्या होता है कि प्लाज्मा को गाढ़ा करके रखता है। क्या करता है? गाढ़ा करके रखता है। अगर हम लोग इसमें से, प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजेन नाम की प्रोटीन को निकाल दे तो जो हमारा खून होगा वो पंछुछू टाइप एकदम हल्कापन आ जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा कि पीला हो जाएगा। पीला, प्लाज्मा एक्चुअली पीला होता है लेकिन और पीला हो जाएगा इसको निकाल देने के बाद। ठीक है, हम लोग जब पैथोलॉजी में जाते हैं तो जो बीमारियों का जांच करता है ना बाबू, तो वो क्या करता है, खून से सीरम को निकाल के, यानी फाइब्रोनोजेन को हटा देगा, तो ऊपर जो पीले टाइप का बचेगा उसी को सीरम बोलते हैं। तो सीरम को निकाल के जांच करता है। समझ में आया? कार्पल्स की बात करो तो कार्पल्स 3 तरह के होते हैं, RBC, ठीक है, WBC और प्लेटलेट। ठीक है, कोई दिक्कत है? RBC का फुल फॉर्म बाबू रेड ब्लड कार्पल्स, व्हाइट ब्लड कार्पल्स और प्लेटलेट्स। कोई दिक्कत है? इनका टेक्निकल नाम एरिथ्रोसाइट, ठीक है, क्या है? एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट होता है। कोई दिक्कत है? एकदम ध्यान सुनो सन, मेंटली और का कला फिजिकली दोनों प्रेजेंट रह सन, दिमाग कहीं और ही नहीं है ना। ठीक, अब देखो इसमें जीवन काल जो होता है इसका 120 दिन, यानी 0 से 120 दिन, 50 दिन भी, 50 दिन के लिए भी हो सकता है, 60 दिन के लिए भी हो सकता है, 100 दिन के लिए भी हो सकता है। हार्डली से हार्डली कितने दिन तक की जिंदा रह सकता है? 120 दिन। उसके बाद राम सत्य हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखो ल्यूकोसाइट जो होता है वो इसका कितना जिंदगी? 4 दिन। गाना नहीं सुनिए, 4 दिन की जिंदगी है, समझ लो। ल्यूकोसाइट जो होता है वो 4 दिन का होता है, प्लेटलेट 7 दिन का होता है। इनके सब ये जीवन काल है। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि प्लेटलेट की जीवन काल कितना होती है, RBC की जीवन काल कितना होती है। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखना इसको। इन तीनों का निर्माण, यानी RBC, WBC और प्लेटलेट, इन तीनों का निर्माण कहाँ होता है बाबू? अस्थि माजा में। दिख रहा है? कोई दिक्कत? अस्थि माजा कहाँ होता है? तो हड्डियों के बीच में जो बोन मैरो होते हैं, इसको इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं, हड्डियों के बीच में जो भूरे भूरे कलर का होता है, बताए थे पिछली वाली वीडियो देखना, सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अस्थि माजा में होता है। RBC क्या होता है? देखो RBC में केंद्रक नहीं होते, इसीलिए इसका DNA टेस्ट होता ही नहीं है। केंद्र कोई भी नहीं करता तो DNA टेस्ट होगा कहाँ से? नहीं होता है। ठीक है, और इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होता है उसको हमारे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ठीक है, देखो रोगाणुओं से लड़ने में मदद करता है। जो WBC है ये क्या करता है? रोगाणुओं से लड़ने में मदद करता है, यानी हमें कोई रोग हो जाती है तो हमें ठीक होता है, ठीक हम जिसकी वजह से होते हैं इसी की वजह से। ठीक है, ये क्या करता है? रोगाणुओं से लड़ने में हमें हिम्मत देती है, मदद करता है। इसकी बड़ी कोशिका को मोनोसाइट और छोटी कोशिका को लिम्फोसाइट कहते हैं। यहाँ तक से कोई दिक्कत है? समझ में आ रही बात? चलो
प्लेटलेट की बात करते हैं तो प्लेटलेट जो होता है यह खून को थक्का बनाने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। और ये जो होता है स्तनधारी प्राणियों में पाया जाता है। स्तनधारी का मतलब समझते हो ना, वैसे जो अपना दूध बच्चों को पिलाते हैं उसे स्तनधारी कहते हैं। तो स्तनधारी जीवों में पाया जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत है, समझ में आ रही बात है। अब एक यह खून को थक्का बनाने में मदद कर रहा है, इसका भी कारण बता दिए क्यों, कि मान लो अगर किसी का हाथ कट जाता है, मान लो थोड़ा कटा ज़्यादा खून गिर रहा है, किसी का उतना ही हाथ कटा लेकिन कम खून गिर रहा है, तो वो सब किसके कारण होता है, प्लेटलेट के कारण। अगर जिसमें प्लेटलेट ज़्यादा होगा तो उसका खून कम गिरेगा, क्योंकि तुरंत गिर के तुरंत थक्का बना के जमा लेगा वहाँ पे। लेकिन जिसमें प्लेटलेट की मात्रा कम होती है, जिसमें प्लेटलेट की मात्रा कम होती है, उसमें क्या होता है, खून अगर थोड़ा सा कट जाएगा तो गिरते रहेगा, जल्दी बंद नहीं होता है। समझ में आ रही बात है। ये रहा कंपोजिशन ऑफ ब्लड। और जिसको बढ़िया से एकदम जानना है तो वो फर्स्ट पार्ट भी देख ले, दोनों में से एकदम डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है बाबू। समझ में आ गई बात, चलो लिख लो, मिलते हैं अगली क्लास में।